शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी वो पहले दिन वापस आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए 9 रोज तक मोहलत दे दी है और हुक्म दिया है कि अगली पेशी यानी 10 सितंबर तक अदालत में पेश हो जाएं। नवाज शरीफ ने अल अजीजिया स्टील मिल्स में सजा के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। नैब ने भी अल अजीजिया केस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए अपील कर रखी है। जस्टिस आमिर फारूक ने खबरदार किया है कि अभी हम नवाज शरीफ को मफरूद डिक्लेयर नहीं कर रहे, हम नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए एक मौका और फराहम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने इंदिया दिया है कि हुकूमत सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास बुलाएगी ताकि फैटफ के हवाले से कानून साजी हो सके। अपोजिशन का जो सबसे इस वक्त जो एक ऑब्जेक्टिव है उनका मकसद यही है किसी तरह से अपनी कोई कानून साजी है उसमें कोई ऐसी तब्दीलियां ले आए वो जिससे कि वो उनकी बचत हो जाए और उनके जो लीडर्स हैं उनको एक रास्ता मिल जाए जिसको कि हम आम तौर पे NRO कहते हैं। आया पाकिस्तान इसका मुतामिल हो सकता है कि हम FATF में ब्लैक लिस्ट में चले जाएं? आया ये मुमकिन है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ वोट देंगे? जॉइंट सेशन हो, हमें ये कवानीन पास करने होंगे क्योंकि इस पे अगर ना हुए तो उसकी वजह से मुल्क को बहुत नुकसान होगा। याद रहे कि फैटफ से मुतल्लिक 2 बिल सेनेट में मुस्तरद हुए क्योंकि सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत है। अपोजिशन का कहना है कि अगर ये बिल पास कर दिए जाते हैं तो पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती खत्म होने का डर है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को लामहदूद इख्तियारात मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, इन तमाम सवालात के साथ, इन तमाम इश्यूज़ के साथ एक ये भी अहम खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 पिटिशंस दायर हुई हैं। 2 फ़र्क पिटिशंस हैं, मतन उनका एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड कई जगहों पे सेम है और वो है सदारती निज़ाम के लिए। उसके ऊपर भी बात करेंगे और आज अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, सेनेट की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के मेंबर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सेनेटर वलीद इकबाल साहब का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और वो सेनेट की कमेटी बराए दिफा के चेयरपर्सन हैं। चौधरी मंजूर किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, वो पंजाब पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुसद्दिक मलिक साहब आपकी जानिब आऊँगी, चूँकि अक्सर हम आपको देखते हैं मरियम नवाज साहिबा के साथ जब वो अदालत जाती हैं। अब अदालत ने ये कह दिया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को 10 सितंबर वापस आना है, अगर नहीं आएंगे तो उनको अब्सकॉन्डर यानी मफरूर भी वो डिक्लेयर कर सकते हैं। मियाँ साहब ऐसा तो नहीं लग रहा, कोई आसार नहीं लग रहे कि वो वापस आएंगे। अगर उनको मफरूर डिक्लेयर कर देते हैं, आपको नहीं लगता कि इसका बहुत मनफी असर होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत पर? देखिए, आज अदालत ने 3 चीजें कही हैं। जो आपने बात कही है वो बिल्कुल अदालत ने कही है, मगर इजाफी तौर पे अदालत ने यह भी कहा है कि वो तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स जो हम लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा रहे थे उनकी तस्दीक शुदा कॉपी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जमा करवाई जाए। तो इस वक्त तकरीबन 7 रिपोर्ट्स जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई जा चुकी हैं उनकी सेहत के हवाले से, जिनमें मुकदमा यही पेश किया गया है कि इस वक्त उनकी सेहत ऐसी नहीं है कि वो वापस आ सकें। क्योंकि अगर उनकी सेहत ऐसी होती तो जब उनको यहाँ पे एंजाइना हुआ था जेल में, जिसके बाद हुकूमत ने फैसला करके उन्हें मुंतकिल किया था सब जेल डिक्लेयर करने के बाद सर्विसेज हॉस्पिटल, तो उस वक्त इलाज कर लेते। जब वो सर्विसेज हॉस्पिटल में थे और आपको मालूम है कि कितने बोर्ड बने और किस किस ने वाउच किया उनकी सेहत या उनकी इलनेस के हवाले से, तो उस वक्त अगर पाकिस्तान में इलाज हो सकता था तो कर लेते। तो उनके प्लेटलेट्स अब स्टेबलाइज हो चुके हैं, लेकिन उनकी 2 सर्जरीज होनी है। एक दिल की शरेयानों की सर्जरी है और एक उनकी कैरोटिड आर्टरी जो दिमाग को खून सप्लाई करती है उसकी सर्जरी है। और अदालत से इन मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद यही इस्तदा की जाएगी कि वो मेहरबानी फरमाएं और उनका इलाज होने दें और इलाज के फौरन बाद वो वापस तशरीफ ले आएंगे। दूसरी जो अहम बात अदालत में हुई वो ये थी कि अदालत ने वफाकी हुकूमत से पूछा कि आपको ये कहा गया था कि आप हाई कमीशन को इस्तेमाल करते हुए वेरीफाई करें कि उनकी सेहत की सिचुएशन क्या है, तो आपने वो भी वेरीफाई नहीं किया। तो अदालत ने इंडिकेशन वफाकी हुकूमत को भी ये दी है कि ये अगली तारीख से पहले हाई कमीशन को वो बरूए कार लाएं और इंग्लिस्तान से सर्टिफाई करवाएं कि उनकी सेहत की क्या सिचुएशन है। तो ये तमाम जितनी भी चीजें हैं ये अदालत के सामने पेश की जाएंगी। उनका मेडिकल बोर्ड भी गालिबन इस हफ्ते मिल रहा है इंग्लिस्तान में,
तो वो भी बताएगा कि वो सेहत के हवाले से इस वक्त ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और फिर उसके मुताबिक जो कानूनी माहिर हैं, जो उनकी टीम है, वो अपना मुकदमा लेके 9 तारीख को या 10 तारीख को गालिबन अदालत के सामने हाजिर होगी। अब वलीद इकबाल साहब, चूंकि आप वकील हैं, आप मामलात को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, सवाल ये है कि पाकिस्तान हाई कमिश्नर के लिए वहाँ पे बरतानिया में बड़ा आसान है कि वो इस बात की तस्दीक करें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की तबीयत कैसी है, तो अब तक इसके ऊपर कोई पेशरफ क्यों नहीं हुई? देखिए जी, जो मेरी इत्तला है, मैं आज कोर्ट में तो नहीं था, लेकिन जो ये मुसद्दिक साहब ने भी इसकी कार्रवाई की बात जो की है, मुझे भी इसी तरह बिलवास्ता तरीके से, मालूम नहीं कि मुसद्दिक साहब वहाँ थे या नहीं थे, लेकिन जो मुझे बिलवास्ता तौर पे आज की इत्तला मिली है कार्रवाई की, उसमें जो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदा वकील वहाँ थे, कियानी साहब को, आई थिंक अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से उनके एक नायब कोई थे, उनसे कोर्ट ने उन्हीं रिपोर्ट्स की हैसियत और उनके बारे में तफसीलात का पूछा। तो चूंकि ऐन मुमकिन है कि ये मामला असल जो था वो तो मेडिकल ग्राउंड्स वाला बेल का मामला तो लाहौर हाई कोर्ट में था, तो ये जो मखसूस नुमाइंदा वकील वहां गए, उनके पास वो इंफॉर्मेशन थी नहीं, दैट्स ऑल। तो उसके लिए उन्होंने सिर्फ वक्त मांगा। यकीनन वो उस वक्त में जितना वक्त मियाँ साहब को दिया गया आने के लिए, वफाकी हुकूमत को कहा है कि जी रिकॉर्ड पे वो दस्तावेजात और तफसीलात लेके आई जाएं। जो इत्तेफाक ऐसा हुआ होगा कि जो उस वक्त वहां वकील थे उनके पास नहीं थी, अगर ऐसे वकील कोई होते जिनके पास होती तो वो पेश भी कर देते या जवाब दे देते। तो ये तो कानूनी बात हो गई ना जी। मैं आपको हाई कमीशन के हवाले से भी करना चाहता हूँ। देखिए जी, ये जो दस्तावेजात की जो तस्दीक होती है, जिसको आप अटेस्टेशन कहते हैं डॉक्यूमेंट्स की, खासतौर पे फॉरेन डॉक्यूमेंट्स, इंग्लिस्तान से कोई रिपोर्ट अगर यहाँ आनी है तो हाई कमीशन उसमें सिर्फ एक मिनिस्टीरियल या एक काउंसलर किरदार अदा करती है तस्दीक करने का कि ये डॉक्यूमेंट्स उन्हीं अशखास ने साइन की हुई हैं जो कि क्लेम कर रहे हैं कि उनके सिग्नेचर्स हैं, यानी कि ये जेन्युइन है। हाई कमीशन जो है वो मेडिकल एक्सपर्ट का किरदार नहीं अदा करती इसमें, तो सिर्फ तस्दीक करने का मिनिस्टीरियल फंक्शन और वो हेग कन्वेंशन एक है, शायद उनका मतलब यही था जी। अटेस्ट, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, अटेस्टेशन की मेरा ख्याल है वो बात करेंगे, मगर जेन्युइननेस की बात उसमें आती है। जेन्युइननेस की उसमें ये नहीं होता कि वो बीमार है या कम बीमार है या ज्यादा बीमार है, वो तो मेडिकल एक्सपर्ट्स ही करते हैं। जी मुझे लाहौर जी मुसद्दिक साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? वो तो जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तो मेरे सामने नहीं है, ना मुझे याद पड़ता है कि वो क्या था, इस वजह से मैं उस पर तबसरा नहीं करूंगा। लेकिन जो रिपोर्ट्स जमा करवाई गई हैं वो पाकिस्तान की हाई कमीशन से तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स, फॉरेन ऑफिस से भी तस्दीक शुदा रिपोर्ट हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई हैं, और पाकिस्तान की हाई कमीशन से भी तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स। मेरा जाती ये ख्याल है, और मैं ऑब्वियसली क्योंकि मेरे सामने वो फैसला नहीं और मुझे मालूम भी नहीं है उसकी तफसीलात, लेकिन मुझे आज लगा ऐसे कि गालिबन जो फैसला किया गया था वो इससे ज्यादा था कि आप वहां पर जाके सिर्फ कागजों की तस्दीक तो हो चुकी है, लेकिन आप अपने कहीं किसी मेडिकल अफसर के जरिए या बोर्ड के जरिए देखें उनकी सेहत की क्या सिचुएशन है। लेकिन इस पर मैं बहरहाल हतमी तौर पर तबसरा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सामने वो कागजात का फैसला नहीं है। ठीक, देखिए कानूनी मामलात एक तरफ, चौधरी मंजूर साहब, बात असल में ये है कि ये भी अजीब बात है कि हुक्मरान जमात चाह रही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर वापस आए। कुछ तज्जिया नगार ये कहते हैं कि इनके लिए तो बहुत बेहतर है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर रहें, क्योंकि आपको फिर एक ओपन फील्ड मिल जाता है कम से कम पंजाब के अंदर। अच्छा देखिए, दो इसके तरीके हैं, एक तो लीगल है, लीगल मेरे ख्याल में प्रोसीजर्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं, उसमें डिफेंस लॉयर्स जो हैं वो क्या डिफेंस लेते हैं, वो रिपोर्ट्स अगर आती हैं तो उस पर अदालतें क्या व्यू लेती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब को वापस आना चाहिए, लेकिन उनका इलाज जो है उसको मुकम्मल भी होना चाहिए। लेकिन मेरा तो हमेशा से ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल अगर मियाँ साहब को वापस आना चाहिए। मियाँ साहब, आपने कहा कि वो उनके खिलाफ अगर इश्तिहारी होने की या एब्सकॉन्डर होने की बात हो जाएगी तो डैमेज होगा। जनरल मुशर्रफ को क्यों नहीं वापस आना चाहिए जी? वहाँ पे क्यों खामोशी होती है? वो तो कत्ल के मुकदमे में भी हैं, वो तो बगावत के मुकदमे में है, वो नैब को मतलूब है।
यानी एक आधी बात, आधा सच क्यों हम बोल रहे हैं, हम पूरा सच क्यों नहीं बोलते? वापस आए वो भी ये बात आपने जो कही है ये बड़ी अहम है। अदालतों का सामना करें ना, तो वहां पे तो पर जलते हैं सब जी। ना कोई कोर्ट। अब वलीद साहब, जो चौधरी साहब ने चौधरी साहब हमेशा दबंग बात करते हैं, आज भी उन्होंने दबंग बात की है। उन्होंने कहा है ठीक है, अदालतें अगर हैं तो सबके लिए हैं, कानून सबके लिए है। मुशर्रफ साहब के ऊपर तो कत्ल के मुकदमे हैं, जो करप्शन से ज़्यादा बड़ा जुर्म है। आप तो वकील हैं, उनके लिए आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते? अगर आप इंसाफ की पार्टी हैं ही और इंसाफ ही चाहते हैं तो फिर मुशर्रफ साहब को वापस आके अदालतों को फेस नहीं करना चाहिए? हाँ जी, हर शख्स को जो कि पाकिस्तान की अदालतों की तरफ से जिसको मतलूब करार दिया गया है, तलब किया गया है, उसको पेश होना चाहिए। मैं तो इससे इनकार नहीं करता, कानून की पोजीशन इसमें वाज़ेह है। मैं एक उसके ऊपर आपकी पार्टी शोर नहीं बचाती, मुतालबा नहीं करती, स्टेटमेंट्स नहीं देती, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करती। देखें, एक बार मैं उस पर 1 मिनट के लिए आता हूँ, मैं 1 मिनट के बाद आता हूँ। मैं सिर्फ एक चंद, बल्कि 1 मिनट से भी कम लेना चाहता हूँ, जो मुसद्दिक साहब ने बात की थी उसकी वजाहत करने के लिए, कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस बात को जरूर हुक्म दिया था मियां साहब की, जो उनको इजाजत दी मेडिकल ग्राउंड्स पे रिलीज करने की। उसमें ये कहा था कि एक तो गवर्नमेंट ने उसको लिंक किया था कि श्योरिटी मॉनेटरी दे के जाए, उसको लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि ये अनरीजनेबल है। वो जाती जमानत शहबाज शरीफ साहब की पे गए, नंबर 1, और नंबर 2 ये लाहौर हाई कोर्ट ही का हुक्म था कि वक्तन फवक्तन तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स जो हैं फ्रॉम द हाई कमीशन वो पेश अदालत के रिकॉर्ड पर लाई जाए, जिससे प्रोग्रेस का पता लगे। और उसमें कुछ रिपोर्ट्स जो आई थी हाई कमीशन ने यकीनन उनकी तस्दीक की थी, लेकिन यहाँ उनके आने पर जो मुतल्लिका हुकाम पंजाब की मेडिकल एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने उन रिपोर्ट्स को नामुकम्मल और ना तसल्ली बख्श करार। ठीक है, ठीक। ये अभी तक इस केस में तो यही हुआ है। अच्छा जी, मैं आपको अर्ज कर देता हूँ कि जहां तक किसी भी मुशर्रफ साहब की बात पे, देखिए जी, मुशर्रफ साहब के ऊपर भी जिम्मेदारी, जिस तरह आप कह रही हैं यहाँ पे, मियां साहब के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है, अखलाकी भी और कानूनी भी, और मेरे ख्याल में उसके अलावा सियासी भी। इसके मैं आपको एक बात, पहली सबसे बात क्लियर जो करना चाहता हूं, और ये सब मुझे यकीन है इसका एतराफ भी करेंगे, कि जनरल मुशर्रफ को इस मुल्क की और इस मुल्क की अदालतों की जुरिस्डिक्शन से बाहर जाने की इजाजत मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने दी। मियां नवाज शरीफ को इजाजत पीटीआई गवर्नमेंट ने दी है। सो गवर्नमेंट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डायरेक्टली जो है मियां नवाज शरीफ की जो है जुरिस्डिक्शन से बाहर होने की, वो मौजूदा गवर्नमेंट पे आती है। जनरल परवेज मुशर्रफ की जिम्मेदारी बाहर उनके जाने की जो है वो मियां नवाज शरीफ या PMLN की गवर्नमेंट पे आती है। वैसे वो अदालती एक फैसला था जिसके नतीजे में उनको बाहर जाने की इजाजत फिर मिली थी। ये भी बात हुई थी वलीद साहब, अगर आपको याद हो तो अदालत ने एक हुक्मनामा जारी किया था। जी, लेकिन अदालत ने उस एलिमेंट को जो है फेडरल गवर्नमेंट पे ही छोड़ा था कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम हटाया या ना हटाया जाए, वो गवर्नमेंट पे है। उस फैसले की दोबारा से अगर एक अलग से प्रोग्राम करना है तो उस पर भी मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि जी जो शख्स मतलूब है अदालतों में, मैं आपको गिनवाता हूं, उसके अलावा और कौन है। शौकत अजीज साहब भी हैं, उसके अलावा अल्ताफ हुसैन भी हैं, उसके अलावा इसहाक डार साहब भी हैं, मियां नवाज शरीफ के जो है फर्जंदान जो उनके सन्स हैं वो भी हैं, और बहुत से और भी होंगे जिनके हम, क्योंकि वो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज नहीं है, हम उनके नाम नहीं जानते क्योंकि वो पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन से मफरूर है। और सबको आना चाहिए, उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट जो है बाय द वे, ठीक है, ये आपकी ठीक है, आपकी ये स्टेटेड पोजीशन है, आई गेट इट, मगर क्या उसी आवाज से ये मुतालबात होते हैं? ये एक सवाल है। मुसद्दिक साहब, आपकी जानिब आऊंगी, चूंकि कानून की बात हो रही है। हाल ही में शिबली फराज साहब ने ये कहा कि जी हम चाहते हैं कि जॉइंट सिटिंग हो पार्लियामेंट की। वो इसलिए चूंकि उनका ये कहना है कि जो फैटिव से रिलेटेड बिल्स हैं वो सेनेट के अंदर पास नहीं हो पा रहे, मगर चौधरी मंजूर साहब की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं रजा रबानी साहब, वो ये कहते हैं कि अगर हम फैटिव के ये बिल्स पास कर देते हैं तो फिर पूरी कौम को एक तरीके से एक ऐसे शिकंजे में डाला जाएगा जहां पे आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कानून से बालातर होंगी। तो वो जो 2 बिल्स आपके सेनेट के अंदर डिफीट हो गए, उसके अंदर ऐसा क्या है जिसके ऊपर ऑपोजिशन मान ही नहीं रही? देखिए, पहले तो मैं आपको उसका तरीकाकार, वलीद इकबाल साहब भी वहां पे मौजूद होते हैं और मैं भी वहां पे मौजूद होता हूँ। ये 2 मरतबा हुआ है और मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा तरीकाकार है जिसको किसी को भी डिफेंड करना चाहिए।
पहले हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पार्लिमानी अमूर के, उन्होंने पिछली दफा जब MLA का बिल आया तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूं कि मुल्क की मुफाद में ये है कि बगैर पढ़े देखे इस बिल को पास कर दिया जाए। आप मुझे बताइए, हम वहां पे क्या लेने के लिए बैठे हुए हैं? हम वहां पे सेनेटर्स हैं, इलेक्टेड लोग हैं, वहां पे एजेंडा नहीं प्लेस किया गया, चेयरमैन साहब ने एजेंडा नहीं दिया सेनेटर्स को, चेयरमैन साहब ने बिल नहीं सर्कुलेट किया, टेबल के ऊपर जब हम बैठ गए तो एजेंडा रखा गया और बिल दिया गया और फिर वजीर ने कहा कि अभी इसको वोट करें, जिसपे हमने उनको कहा कि देखिए ये नहीं हो सकता, अगर आप इसरार करेंगे तो हम बगैर पढ़े तो सिर्फ बिल को डिफीट कर सकते हैं। तो आप ऐसा करें कि आप हमें एक रात की मोहलत दे दें। अगर आप आज रात की मोहलत देते हैं, हम सारी रात में पढ़ लेंगे, सुबह 10 बजे मीटिंग करेंगे, 11 बजे अपनी रिकमेंडेशंस के साथ वोट के लिए बिल प्लेस कर देंगे। और वही हुआ, उस बिल को बेहतर बना के पेश किया गया और वो बिल पास हो गया। अब इस मरतबा दोबारा वही हुआ। इस मरतबा जो वफाकी वजीर हैं बाबर अवान साहब, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा कि मेरा मुकदमा यह है कि बगैर पढ़े इस बिल को पास कर दिया जाए। तो चेयरमैन ने कहा कि मैं हाउस से इजाजत लेता हूं। हाउस ने कहा हम इजाजत नहीं थे क्योंकि बहुत लेदे हो रही थी। फिर चेयरमैन ने कहा कि मैं अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए इसको प्लेस करता हूं, तो उस पर भी हाउस ने वोट करना था, उसका भी वोट नहीं लिया। और फिर बगैर पढ़े, यानी उसी वक्त उन्होंने वो टेबल किया बिल और कहने लगे इसको पास करें, तो उसने तो रिजेक्ट ही होना था। अगर हमारे पास ये बिल आता तो मैं आपको वसूख से कह रहा हूं, अगर हमें सिर्फ 4 घंटे भी दिए जाते कि आप पढ़ लें, कमेटी में बैठ जाएं, इस बिल को बेहतर पाकिस्तानी मुफाद में लाने के लिए, जिन चीजों का आप जिक्र कर रही हैं कि बगैर आप वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं वगैरह वगैरह, या जो भी चीज हो जिसको आप सस्पिशियस ट्रांजैक्शन करार दे दे, उसके तहत आप लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, तो हम उसको बेहतर बना लेते। मगर ये क्या बात हुई कि आप हमारी बात ये है कि आप बगैर पढ़े इस पे वोट करें। भाई अगर बगैर पढ़े हमसे वोट करवाएंगे तो हम कैसे मुल्की मुफाद को डिटरमिन कर सकते हैं? आप ये बताइए कि क्या सिर्फ PTI सिर्फ वाहिद वफादार मुल्क की पार्टी है कि जो वो लेकर आए फ्लोर के ऊपर उसको बगैर पढ़े पास कर देना चाहिए? हम मुल्क के वफादार नहीं है, हमारा मुल्क नहीं है। जाहिर है बिल्स को पढ़ना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं। मुसद्दिक साहब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे वक्फा लेना है, मगर रजा रबानी साहब ने इन 2 बिल्स को, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और जो वक्फ बिल है, इसको पढ़ के ये कहा कि अगर हमने इसको पास कर दिया तो पूरी कौम को मुखबर बनना पड़ेगा। ये उन्होंने क्यों कहा, ये भी मैं आपसे पूछूंगी और चौधरी मंजूर साहब से पूछूंगी वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी मंजूर साहब, ये जो फैटफ के 2 बिल सेनेट के अंदर रिजेक्ट हुए हैं और अपोजिशन ने रिजेक्ट किए हैं, रजा रबानी साहब का ये कहना है कि अगर हम इसको मंजूर कर लेते जो पूरी कौम है वो मुखबर बन जाती। और ये भी उन्होंने कहा कि जी बैंकर को, लॉयर को बताना पड़ता कि उसके क्लाइंट्स के साथ उसकी किस किस्म की बात होती है। फिर उन्होंने ये भी कहा, और आप तो कानून को समझते हैं, कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मैजिस्ट्रेट से पूछे बगैर किसी को भी उसी वक्त अरेस्ट कर सकता था। अच्छा देखिए, 2 बुनियादी चीज़ें देखने की हैं। इस हुकूमत ने 9 बिल पेश किए, वहाँ पे अपोजिशन ने कौमी असम्बली के अंदर अपनी उसमें तरामीम पेश की, इन्होंने वो तरामीम रिजेक्ट करके 9 के 9 बिल पास करके सेनेट में भेज दी। अब सेनेट में वही जो तरामीम थी वो वापस 7 बिलों के अंदर एक्सेप्ट कर ली गई। इसका मतलब ये है कि अगर वो गलत थी तो कौमी असम्बली के अंदर भी गलत थी तरामीम, तो सेनेट के अंदर भी गलत थी। अब अगर ठीक है तो वो फिर कौमी असम्बली के अंदर भी ठीक थी, वापस अब बिल कौमी असम्बली में गए हैं, उन तरामीम के साथ पास होना है। तो इसका मतलब ये है कि वो ठीक थी जो मान ली। अगर वहां पे ही मान लेते तो ये टाइम बच जाता, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताएं कि अगर अपोजिशन 7 बिल पास कर रही है तो 2 क्यों नहीं कर रही? मुल्की मुफाद की अगर बात है तो ब्लैकमेल, प्राइम मिनिस्टर ने उसने कहा ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं नहीं होऊंगा। यानी ब्लैकमेल वो कर रहे हैं जिन्होंने 7 बिल पास किए, या वो कर रहे हैं जो 2 बिल पास करवाना चाहते हैं अपनी मर्जी के। और मैं एक और बात यहां पे कह दूं, शायद किसी प्रोग्राम में किसी ने ना कही हो, हमारी पार्टी के कुछ लोगों की जिम्मेदारी लगी कि आप इन मुमालिक के सफीरों से बात करें
कि क्या फैटफ के अंदर आपकी ये डिमांड है कि आप एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे 160 दिन जिसको मर्जी चाहे उसको 6 महीने के लिए उठाएं और उसका पता भी ना हो, $100 की यहां से रसीद बनेगी किसी मनी एक्सचेंजर से कि इसने फलां तंजीम को दिए हैं या फलां जगह पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसको उठाएं 6 महीने के लिए और उसकी कोई खबर ही ना हो, फिर आपने बताना है क्या कौन कर रहा है। सो इसका मतलब यह है कि वो नैब का बाप लाकर यहां पे कानून ऐसा इख्तियार अपने हाथ में लेना चाहते हैं जो सेक्रेटरी इंटीरियर के पास हो और होम सेक्रेटरी के पास हो, जिसको मर्जी उठाएं। हम ये कतई तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर तो जो रूल ऑफ लॉ है उसका खात्मा हो जाएगा, फिर ये तो एक फासिस्ट रियासत बन जाएगी जिसके अंदर किसी का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। क्या आप ये चाहते हैं? सो हम इनको ये कह रहे हैं 7 बिल अगर पास किए हैं तो 2 पे अगर ये नहीं मान रहे तो फिर एक बात ये याद रखें, एक मिनट एक बात याद रखें कि नवाज शरीफ साहब ने अदालतें बनाई थी दहशतगर्दी की, वो उन्हीं में ट्रायल हुए। आज ये जो कर रहे हैं ये इन्हीं में जाएंगे। ये इनको जब भी कोई हुकूमत में होता है उसको ये समझ नहीं आती, बाद में उसी में ट्रायल होता है। नहीं, मगर ये बात तो आपने कही है वो दुरुस्त है एक तरीके से, दैट इन पाकिस्तान हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मगर मुसद्दिक साहब अब बात ये है कि ये जो निशानदेही करा रहे हैं चौधरी मंजूर साहब, ये रज़ा रबानी साहब ने भी एक तरह से वार्निंग दी है कि आप किसी को भी उठा सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी। ये जो अब लापता अफराद हैं एक तरह से इनको लीगल कवर मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि जो आपसे छोटी जमातें हैं वो आपसे नाराज़ हैं सेनेट के अंदर। वो कहते हैं कि जो 2 बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उन्होंने सही तरीके से मुखलिस अंदाज से हमारा साथ नहीं दिया जब उन्होंने फैटफ के कुछ बिलों के ऊपर दस्तखत किए। वो ये कहते हैं और फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि आपको एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है। जी, मैं समझता हूँ किसी हद तक मैं एम्पथाइज करता हूँ मौलाना की इस बात से। मैंने जो पहले नुक्ता उठाया वो बड़ा अहम नुक्ता है कि जब आप शाम को 6 बजे एक बिल प्लेस करते हैं और ऑपोजिशन को कहते हैं कि आप इसको बगैर पढ़े मंजूर करें या सुबह 10 बजे मंजूर करें, तो छोटी जमातें जो हैं वो वक्त जो मुयसर होना चाहिए, जो ज़रूरी है ताकि उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, वो वक्त मुयसर नहीं आता। तो आप रात को 2 बजे 3 बजे तक तो बिल पढ़ रहे होते, सुबह 10 बजे मीटिंग शुरू हो जाती, 11 बजे वो बिल प्लेस करना होता है अमेंडमेंट्स के साथ। तो मैं समझता हूँ उनका नुक्ता किसी हद तक ठीक है। और ये फरवरी के अंदर फैटफ ने हमें बताया था कि डेडलाइन क्या होगी, तो फरवरी से लेकर आज तक इतना ज्यादा वक्त था कि बड़े सलीके से ये तमाम बिल सर्कुलेट किए जा सकते थे। तमाम जमातें जो हैं इस बिल को मुल्क की मुफाद में बेहतर बनाने के लिए अमेंडमेंट सामने लाती, उन अमेंडमेंट्स पे डिबेट होती कमेटी के अंदर और फिर ज्यादा अफजल तरीके से, ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा बेहतर बिल मुल्क की मुफाद में सामने लाए जाते हैं। मैं आपको एक आपको मौका नहीं दिया। मैं एक और आपको बात बताऊं, एक पिछले बिल में एक नई चीज सामने रखी गई जिसका नाम था अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर। ये इसी तरह धक्के से पास करके नेशनल असेंबली के सेनेट भेजा गया। जब हमारे पास आया, जैसे मैंने आपको बताया कि चेयरमैन साहब को कहा कि अगर बगैर पढ़े आप कहेंगे इसको अप्रूव करने को तो हम डिफीट कर देंगे, तो उन्होंने कमेटी में भेज दिया। जब कमेटी में पहुंचे तो पता चला कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर की कोई डेफिनेशन नहीं है। लॉ मिनिस्ट्री से हमने पूछा इसकी डेफिनेशन क्या है जिसके तहत आपने 10 करोड़ रुपया जुर्माना और 10 साल कैद करनी, तो उन्होंने कहा हमें ट्रस्ट करें, जब ये बिल अप्रूव हो जाएगा तो हम इसकी डेफिनेशन बना देंगे। फिर हमने वहां पे अमेंडमेंट्स की, उसकी डेफिनेशन। अच्छा, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, यानी कि बिल्स, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। बिल्स के ऊपर एक तरीके से ना आप लोग सही तरीके से काम कर पा रहे हैं, ना वो प्रेजेंट टाइम पे हो रहे हैं, ना बहस हो पा रही है। आपके पास आपकी जानिब आऊँगी वलीद इकबाल साहब, चूँकि आप वकील हैं, आपकी वालदा ने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है। ये जो बिल्स जिसका हवाला चौधरी मंजूर साहब भी दे रहे हैं, मुसद्दिक साहब कह रहे हैं कि आप वक्त ही नहीं देते हमें कि हम इसके ऊपर बातचीत कर सके। तो जी बिल्कुल, वालिद साहब ने भी। तो मुझे ये बताइए क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही तरीके से इंसाफ अपने साथ नहीं कर पा रही? अगर ये बिल्स आ जाएं तो क्या हर्ज है, इनके ऊपर डिबेट हो जाए, ऑपोजिशन देख ले, नजरसानी हो जाए। देखें जी, इसमें मैंने थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ कि आप थोड़ा मुझे स्किप करके आगे चले गई और 2-3 दफा आपने इनसे बात कर ली इसी मौजू पे।
तो मेरे सामने चार बातें बिल्कुल दोनों मेहमानों नहीं, से। हम कभी स्किप नहीं कर सकते। मैं शिकायत नहीं कर रहा, मैं शिकायत नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि चार बातें मेरे सामने आई, मैं चारों का जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, ये दोनों आपके मेहमानों ने एक बात जो है नहीं की, मैं समझता हूँ कि उसका भी अपना एक किरदार था कि ऑपोजिशन में जब ये बिल सेनेट में आए तो इसके ऊपर एक पॉलिटिकल एक जिसे कहते हैं गर्मी सर्दी जो है वो शुरू हो गई। इसका जिक्र इन्होंने नहीं किया, मैं आपको अपना तज्जिया दे रहा हूं। और ये गर्मी सर्दी शुरू पीपल्स पार्टी ने की ज्यादा, ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब इस पे उठे और उसके बाद शहरी रहमान साहिबा ने इस पे उनका साथ दिया, और इसको चंद उससे 2 या 3 दिन पहले जो सेनेट का इजलास हुआ था उसमें जो कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम, सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम ने एक बात की थी, उसको उन्होंने पकड़ के इंसिस्ट किया कि जी वो अपने अल्फाज वापस लें और माफी मांगे, नहीं तो शहरी रहमान साहिबा ने कहा कि बुलडोजिंग क्या होती है हम आज करके दिखाएंगे। और ये असल चीज उसमें ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट था इसके बिल के, जो ये पहली बात मैं बताना चाह रहा। और जब वो मगर जो ये बात वलीद साहब आपसे ये बात पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लॉ को अच्छी तरीके से समझते हैं। मुझे इजाजत दीजिए कि रजा रबानी साहब ने ये खास तौर पे कहा, उन्होंने कहा सेक्शन 16 के अंदर ये कहा गया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अरेस्ट करना है तो वो बगैर कोर्ट के इजाजत के किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, मैजिस्ट्रेट से पूछने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसको किसी अदालत के सामने लाने की ज़रूरत है। तो ये तो कहीं भी कानून इस तरह का नहीं बना, पाकिस्तान के अंदर पहले नहीं बना और तरक्की याफ्ता मुल्क में नहीं बना। आपको इतना ज्यादा टाइम इसको एक्सप्लेन करने में लगाने की जरूरत थी नहीं, आपने कहा मुझे इजाजत दे तो मैंने कह दिया, मैंने सारी बातें नोट की, मैं सबका जवाब देना चाहता हूँ। मैंने तो पहली बात का जवाब दिया था। दूसरी बात जो है, मैं ये जो मैंने कहा ये उसमें पॉलिटिकल एक एलिमेंट आ गया था जो सेनेट की उस दिन कार्रवाई हुई जिस दिन ये बिल मुस्तरद हुए। दूसरी बात जो है, जब फैटफ के पहले सेट ऑफ बिल्स जो आए थे आज से कोई 3-4 हफ्ते पहले, और मुशर्रफ साहब और मैं दोनों लॉ एंड जस्टिस कमेटी के जो है मेंबर्स हैं सेनेट की, वहां पेश हुए थे और वहां पे और भी अलावा मेंबरान के स्पेशल इन्विटेशन के तौर पे भी पार्टी लीडर्स को और ऐसे लोग जो मेंबर्स नहीं भी थे कमेटी के, जिस तरह रहमान मलिक साहब थे, उनको बुलाया हुआ था, और सिराजुल हक साहब वगैरह काफी सारे दोस्त आए हुए थे हमारे कॉलीग्स। सिराजुल हक साहब ने बात वहां पे मुतालबा किया, फॉरेन ऑफिस के लोग भी थे, कि जी ये फैटफ के जो लवाजमात हैं ये जहां भी पाए जाते हैं आप हमें वो सेनेट में सेनेटर्स को सर्कुलेट करें। उन्होंने उसी दिन उसका इंतजाम कर दिया और अगले दिन वो सेनेट में सारी हैंडबुक जो थी वो फैटफ की आ गई। किसी ने ऑपोजिशन में ये पॉइंट आउट नहीं किया कि जो बिल्स आए जो मुस्तरद हुए हैं उसमें फैटफ की हैंडबुक से कौन सा तजाद है। तो सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपके रजा रब्बानी साहब वाला है जिसका ताल्लुक सो कॉल्ड रूल ऑफ लॉ से है, जिसके बारे में दोनों साथियों ने अभी ये बात की, और मैं ये समझता हूं कि इस चीज को एग्जैजरेट किया गया है। नंबर 1 कि मिसाल अगर वो एक ये जो अरेस्ट और डिटेंशन वाली बात है इसको एक तरफ रखते हैं कि जी सारी मुल्क मुखबर बन जाएगा, इसमें अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज खत्म हो जाएगा, बैंकर और कस्टमर का प्रिविलेज खत्म हो जाएगा। ये ऐसे प्रिविलेजेस जो होते हैं ये माली मामलात के ऊपर नहीं होते, एडवाइस तक होते हैं, माली मामलात पर नहीं होते। और अगर माली मामलात में कोई काबिले शक जो है ट्रांजैक्शन आए तो उसकी फुटिंग जो है कुछ और होती है और वो और इसके नीचे किसी प्रिविलेज के अंदर एक चीज क्लियर कर दीजिए वलीद साहब, वो ये है कि क्या इस बिल के अंदर ये कोई शिक नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है और उसको कोर्ट की इजाजत की जरूरत नहीं होगी? इसके अंदर ये नहीं है शिक? तो जी ऐसी शिकें होंगी और नहीं होंगी और कुछ लेवल्स पे ऐसी हैं। मैं पहली बात इसके जवाब में ये कहना चाहता हूं कि मैं तस्लीम करता हूं कि आज की हुकूमत कल की ऑपोजिशन होती है और आज की ऑपोजिशन कल की हुकूमत होती है। अगर हमारे गले में फंदा इसके जरिए आएगा हमें कोई इस पर डर नहीं है। अगर ऐसी कोई बात ये कह रहे हैं और हमें को वार्निंग दे रहे हैं मंजूर साहब, हमें कोई इसकी डर और घबराहट नहीं। अगली बात ये है कि अगर कोई चीज रेस्ट ऑफ अस वलीद साहब, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ अस? सवाल तो ये है कि मेरी अर्ज तो सुन लें, मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि इसको ये ना समझें कि किसी ने जिस तरह ये बुलडोज करके रिजेक्ट हुए हैं और कल अगर ये जॉइंट सेशन में बुलडोज करके हम पास करवा लेते हैं तो कोई प्लीज ये मत समझे मेरे समेत कि जी रूल ऑफ लॉ की मौत वाकई हो गई है, भले वो अरेस्ट एंड डिटेंशन पे हो, भले पाकिस्तान के आइन का चैप्टर
पार्ट 2 का चैप्टर 1 फंडामेंटल राइट्स देता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है। आप इस कानून को आइन से अब मेरे पास बिल्कुल बहुत कम वक्त रह गया है। वलीद साहब कोऑपरेट विद मी, मैं लेट मी मूव द कन्वर्सेशन। कह रहे हैं जी जी, अगर बगैर किसी के अरेस्ट कर लिया जाएगा 6 महीने के लिए, तो फंडामेंटल बगैर किसी पूछे, बगैर किसी को कोई तहकीक तफ्तीश किए FIR के किसी बंदे को उठा लिया जाएगा 6 महीने, तो रूल ऑफ लॉ किधर रह गया? फंडामेंटल राइट्स किधर रह गए? कौन से ये बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? हेलो, अच्छा, इसका प्रोग्राम किसी की बात समझ में नहीं आएगी, बेहतर क्यों ना किया जाए? आप ये स्ट्राइक डाउन का क्यों कह रहे हैं? यानी हम वहां पे क्या करने के लिए आप एग्जैजरेट कर रहे हैं? मैं ये कहूं एग्जैजरेट की जा रही है बात। अगर एक आइन से मुताबिक है, इसको स्ट्राइक डाउन आपके सामने पेश अच्छा, किया अगर गया है कि ये इजाजत उस कानून में मांगी गई है। अगर मैं एक पुर्जे इंपोर्ट करता हूं और कोई शख्स कह दे कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, तो पुर्जे इंपोर्ट करने वाले को बाद में तो वो बरी हो जाएगा। एक दफा तो आप गिरफ्तार कर लेंगे। किसी का बच्चा बाहर पढ़ रहा है, आप उसको फीस के पैसे भेजते हैं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं वो बाद में तो बच ही जाएगा 6 महीने बाद, लेकिन आप ये इख्तियार क्यों मांग रहे हैं कि पहले उसको पकड़ लें और बाद में पता करवाएं? आप क्यों नहीं आते और डिबेट करते सेनेट के अंदर और हमें बिल को बेहतर बनाने का मौका क्यों फराहम नहीं करते? आप क्यों ये कह रहे हैं कि आप नहीं? मगर मुसद्दिक साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो है, अगर ये पास भी कर देती है, बुलडोज हो भी जाता है जॉइंट सेशन के अंदर, तो क्या ये अदालत के अंदर चैलेंज नहीं हो सकता? देखिए, मुझे इससे गर्ज नहीं है। हम पार्लिमानी लोग, पार्लिमान में बैठे हैं, हमारा काम है पार्लिमान में कानून बनाना। जब कानून बनाने के अंदर हुकूमत का ये रवैया हो कि हम इस तरह के कवानीन बुलडोज करके पास करवाएंगे, और अगर आप रेजिस्ट करें तो आप कहें कि ये सियासी बुलडोजिंग है। क्यों सियासी बुलडोजिंग है? क्यों लोगों को कैद किया जाए इस तरीके से? आप क्यों ये चाहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये तफसीलन हमें टॉपिक जो है मज़ीद आज इसके ऊपर बात करने का मौका नहीं मिला, मगर ये जो 2 बिल्स हैं ये जुड़े हुए हैं बुनियादी हकूक़ से। हम फिर से आपको दावत देंगे, आप तीनों को, कि आप इसके ऊपर बहस करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।